या तो नींद पूरी होगी या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी या दुनिया या तो खुश होंगे अपने। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर में। मैं आपके साथ एक नई वीडियो में उपस्थित हो गया हूं। पिछली वीडियो में हमने परमाणु अणु चैप्टर के कुछ पार्ट को पढ़ा था। इसके बाद हम फिर से आ गए हैं और हम इस बार इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि तत्वों के प्रतीक। जो डाल्टन के जो तत्वों के प्रतीक थे, हम उन चीजों को पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से डाल्टन ने तत्वों के प्रतीक को प्रस्तुत किया था या प्रदर्शित किया था या लिखने का प्रमाण किया था। ठीक है, तो देखेंगे जो डाल्टन के तत्वों के प्रतीक थे, मतलब डाल्टन ने जब तत्वों का प्रतीक दिया तो वो उन तत्वों के प्रतीकों को कुछ विशेष चिन्हों के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। मतलब कहने का मतलब है कि जो डाल्टन ने तत्वों का प्रतीक प्रस्तुत किया था, तो उन तत्वों के प्रतीकों को उन्होंने एक कुछ विशेष चिन्हों द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। जैसे हर तत्व का अलग अलग एक चिन्ह होता था। ठीक है, तो वही हम लोग देखेंगे कि क्या किस प्रकार था। तो जो डाल्टन ने तत्व का प्रतीक प्रस्तुत किया था, वो सर्वप्रथम इसी प्रकार था कि हर तत्वों का जो है प्रतीक अलग अलग होता था। हर तत्वों का प्रतीक अलग अलग होता था, है ना। इन तत्वों के प्रतीकों को कुछ विशेष चिन्हों द्वारा प्रस्तुत किया गया। जैसे कि आप लोग देखिए, हाइड्रोजन था, एक ऐसे गोला बना के बीच में ऐसे डॉट करके इसको बता दिया था उन्होंने हाइड्रोजन का प्रतीक। और एक गोला था, इसको पूरा भर के ऐसे इन्होंने बता दिया था इसको कार्बन का प्रतीक। और एक ऐसे गोला था, खाली सा गोला, इसको इन्होंने कह दिया था ऑक्सीजन का प्रतीक। और ये एक ऐसे फास्फोरस था कि ऐसे गोला बना के उसमें एक कार का लोगो बना के इसको बता दिया था फास्फोरस का प्रतीक। उसके बाद एक गोले में ही ऐसे प्लस का निशान बना के उन्होंने बता दिया था कि ये सल्फर का प्रतीक। और ऐसे ही गोला बना के आई लिख के इसमें बता दिया था आयरन का प्रतीक। और इसी प्रकार से कॉपर का, और इसी प्रकार से लेड का। लेड मतलब लेड का दूसरा नाम होता है सीसा। लेड का दूसरा नाम क्या होता है? सीसा। इसी प्रकार से उन्होंने सिल्वर का प्रतीक बताया था, और गोल्ड का भी, प्लेटिनम, और ऐसे मरकरी यानी कि पारा का। और ऐसे ही तमाम तत्वों के प्रतीक डाल्टन ने हमारे बीच प्रस्तुत किया था या पेश किया था। अब बात क्या हुई कि जैसे हमारी आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व हैं, है ना। हम आगे पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी क्या है। अभी के लिए इतना जानिए कि हमारी आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व हैं। तो अब हर तत्वों के लिए एक अलग अलग चिन्ह होता था, एक अलग अलग कस्टमाइज करके एक निशान बनाया गया था। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो इतने तत्वों के अलग अलग चिन्ह बनाए गए थे, इन तत्वों को याद करने में कठिनाई महसूस होने लगी, है ना। सही बात है। अब मान लीजिए इतना तत्व हमारी आवर्त सारणी में है या इतना हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इतने सारे तत्वों के अलग अलग निशान अगर हमें एक एक करके ध्यान रखना होगा, तो इतना ज्यादा हमारा आईक्यू लेवल तेज नहीं है। हम लोग न्यूटन नहीं हो गए हैं कि इतना सारा आवर्त सारणी में जो तत्व है इसको, मतलब इसके तत्वों के जो प्रतीक हैं, इनको याद कर पाए या इनको दिमाग में रख पाए। ठीक है, तो बात क्या हुई कि इतने सारे तत्वों के अलग अलग निशान थे, और इन निशानों को याद करने में या दिमाग में रखने में कठिनाई महसूस होने लगी। इसीलिए बाद में क्या हुआ कि जो डाल्टन का तत्वों के प्रतीक प्रस्तुत करने का तरीका था या लिखने का तरीका था, ये तरीका क्या हो गया? फेल हो गया, है ना। डाल्टन का तत्वों के प्रतीक लिखने का ये तरीका भी क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि बाद में कुछ दिनों बाद इन्होंने आधुनिक तरीके से तत्वों के प्रतीकों को लिखने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। ठीक है, तो हम लोग वही देखने वाले हैं कि इनका आधुनिक तरीका क्या था, कि कैसे इन्होंने तत्वों के प्रतीकों को लिखने का प्रयास किया था। ये देखते हैं कि जो तत्वों के आधुनिक प्रतीक उन्होंने प्रस्तुत किया था वो किस प्रकार से था। तो डाल्टन ने जो तत्वों के आधुनिक प्रतीक को लिखने का तरीका प्रस्तुत किया, तो उसमें था कुछ ऐसे कि अगर तत्वों का प्रतीक हमें लिखना है, तो होता था कि अगर तत्वों का प्रतीक लिखना है तो उस तत्व के अंग्रेजी नाम या तो लैटिन नाम
का पहला और दूसरा अक्षर हम लोग लिखते थे, वही होता था तत्वों के आधुनिक तरीके से प्रतीक लिखने का तरीका। अब लैटिन नाम क्या होता है? देखिए जैसे अब हमारी हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है ना, ऐसे कई हमारे भारत में भाषाएं हैं। तो ऐसे जो भाषाएं हम नहीं बोलते हैं, जैसे चाइनीज हो गया, है ना, अमेरिकन लैंग्वेज हो गया, तो ऐसे इन सब भाषाओं को हम बोलते नहीं हैं। तो इसी तरीके से जैसे एक लैटिन भाषा होती है, वो हम लोग केवल लिख सकते हैं, उसको बोल नहीं सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। तो वही था कि अगर तत्वों के आधुनिक तरीका लिखने का हमें मतलब तत्वों के आधुनिक तरीके से उनका प्रतीक अगर लिखना है, तो हम क्या करते थे कि अंग्रेजी और लैटिन नाम का पहला और दूसरा अक्षर लिखते थे, वही होता था तत्वों के आधुनिक तरीके से प्रतीक लिखने का तरीका। ठीक, तो इसी में इस तरीके से था कि इनमें किसी तत्व का प्रतीक जो था वो अंग्रेजी नाम या लैटिन नाम का पहला और दूसरा अक्षर होता था, यह होता है। ठीक, यही था तत्वों का आधुनिक प्रतीक लिखने का तरीका। अब जैसे देखिए, हाइड्रोजन का क्या था, पहला अक्षर लिया गया एच, ऑक्सीजन में पहला अक्षर लिया गया ओ अंग्रेजी नाम का, और इसमें नाइट्रोजन का अंग्रेजी नाम का एन लिया गया। इसी प्रकार से कार्बन में देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी हमने लिख दिया है, कार्बन में लिया गया सी पहला अक्षर, कैल्शियम में पहला और दूसरा अक्षर लिया गया सी ए, क्लोरीन में पहला और तीसरा अक्षर लिया गया सी एल, कॉपर में सी यू। अब देखिए यू कहाँ से आया, ये सी तो मान लो इसके अंग्रेजी नाम से लिया गया है, ये यू जो है ये यू ही इस कॉपर के लैटिन नाम से लिया गया है, यही है इसका लैटिन नाम का दूसरा अक्षर यू। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, उसके बाद देखिए, अगर तत्वों का कोई दो प्रतीक है, मतलब एक तत्व लिखने का अगर दो प्रतीक है, तो उस तत्व के प्रतीक लिखने के तरीके में हम लोग क्या करते थे कि पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल। आई बात समझ में कि नहीं? अगर दो अक्षर वाले प्रतीक हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये हीलियम है, हीलियम है, लिथियम है, ऐसे कई तत्व हैं, क्लोरीन है, कैल्शियम है, कॉपर है। अगर तत्वों का दो प्रतीक है, जैसे ये एक हो गया, ये दो हो गया, अगर तत्वों का दो प्रतीक है तो इनमें से पहला अक्षर होता था बड़े अक्षर में और दूसरा अक्षर होता था छोटे अक्षर में। ठीक, हाइड्रोजन में यहाँ पे सिंगल ही अक्षर है इसलिए एच, हीलियम में देखिए यहाँ पे दो अक्षर है ना, तो पहला है कैपिटल, दूसरा है स्मॉल, यानी कि पहला बड़े अक्षर में है, दूसरा छोटे अक्षर में है। फिर लिथियम में देखिए, एल जो है बड़े अक्षर में है, आई जो है छोटे अक्षर में है। उसके बाद बोरॉन में तो यहाँ सिंगल है बी, तो इसका कुछ नहीं होगा। कार्बन में देखिए सी लिया गया है, नाइट्रोजन का पहला अक्षर एन लिया गया है, ऑक्सीजन का पहला अक्षर ओ लिया गया है। तो ये जो आधुनिक तरीका इनका लिखने का था तत्वों के प्रतीकों को, ये इसी तरीके से था कि जो डाल्टन थे वो तत्वों को आधुनिक तरीके से उनका जो प्रतीक लिखते थे वो इसी बेस पे लिखते थे कि अगर उनको तत्व का प्रतीक लिखना है तो उस तत्व के अंग्रेजी नाम या लैटिन नाम के पहला और दूसरा अक्षर लिखते थे। और अगर तत्वों का दो प्रतीक है, अगर तत्वों का दो प्रतीक है तो पहला अक्षर बड़े लेटर में, दूसरा अक्षर छोटे लेटर में लिखा जाता था। यही है तत्वों के आधुनिक प्रतीक लिखने का तरीका। ठीक है, हाँ, ऐसे ही और सारे तत्व हैं जिनको मैं अभी नोट आउट कराऊंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से था तत्वों के आधुनिक प्रतीक लिखने का तरीका। चलिए देखते हैं कि जो कुछ तत्व हैं कि उनको आधुनिक तरीके से हम लोग किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे या लिखेंगे। और वर्तमान समय में हम यही आधुनिक तरीका अपनी बुकों में, अपने एग्जाम में यूज कर रहे हैं जो उस समय पेश हुआ था। ठीक है, आज तक वर्तमान समय तक यही आधुनिक तरीके से हम तत्वों के प्रतीकों को आवर्त सारणी में देखते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या है। देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ पे जो लिया गया है, एल्यूमिनियम इसके अंग्रेजी नाम से लिया गया है जिसका पहला और दूसरा अक्षर, पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल ए एल। ठीक है, दूसरा आर्गन, आर्गन भी इसका अंग्रेजी नाम से लिया गया है, पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल। बेरियम, बेरियम भी इसके अंग्रेजी नाम से लिया गया है, पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल। ठीक, बोरॉन जो है यहाँ पे इसके अंग्रेजी नाम से लिया गया है बी। ब्रोमीन भी इसके अंग्रेजी नाम से ही लिया गया है, पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल। फिर कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी इसके अंग्रेजी नाम से लिया गया है सी और ए। इसी प्रकार से कार्बन भी इसके अंग्रेजी नाम से लिया गया है, क्लोरीन भी इसके अंग्रेजी नाम से लिया गया है, पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल। कोबाल्ट को भी इसके अंग्रेजी नाम से लिया गया है,
और कॉपर को जो है इसके अंग्रेजी और लैटिन दोनों नामों को मिला के पहला और दूसरा अक्षर लिया गया है। इसी प्रकार से फ्लोरीन का भी अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर लिया गया है। सोना में जो है इसका लैटिन नाम लिया गया है, सोना मतलब गोल्ड, ठीक। इसको ए और यू इसका अंग्रेजी लैटिन नाम लिया गया है, पहला और दूसरा अक्षर। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का पहला अक्षर अंग्रेजी नाम का लिया गया है, आयोडीन का पहला अक्षर अंग्रेजी नाम का लिया गया है, और आयरन का पहला और दूसरा अक्षर इसके लैटिन नाम से लिया गया है। सीसा यानी कि लेड का भी नाम जो है लैटिन नाम से लिया गया है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का जो है अंग्रेजी नाम के पहले और दूसरे अक्षर से लिया गया है, और लास्ट में बचता है नियॉन, इसको भी इसके अंग्रेजी नाम से लिया गया है। तो ये हैं कुछ तत्व जिनको हम आधुनिक तरीके से इनके प्रतीकों को लिखते हैं, और इतने तत्व ही हमें लगता है आपकी एनसीईआरटी में जो है इम्पोर्टेंट है। आपको इतना ही पढ़ना है, इतने से बाहर आपको नहीं पढ़ना है, इतना आपके पेपर में मिल जाएगा, ठीक। तो ये हैं कुछ तत्व जिनको हम आधुनिक तरीके से इनके तत्वों के प्रतीकों को लिखते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परमाणुकता को और संयोजकता को, ठीक। आप लोग इसको नोट करिए। चलिए अब बात आती है अंत में परमाणुकता और संयोजकता की। तो हम समझेंगे कि परमाणुकता क्या होती है। देखिए, किसी तत्व या यौगिक के परमाणुकता क्या होती है कि किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में जितना परमाणु उपस्थित होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणुकता। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में जितना परमाणु उपस्थित होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणुकता। अब बात समझेंगे कैसे। मान लीजिए कि कोई एक ये तत्व है और इस तत्व का एक अणु है, ठीक। कोई ये कोई तत्व है और इस तत्व का एक अणु है। अब इस तत्व के एक अणु में जितना परमाणु उपस्थित होगा, जितना भी परमाणु उपस्थित होगा, इसी परमाणु की उपस्थितता को हम लोग कहेंगे कि उस तत्व की क्या है, परमाणुकता है, ठीक। हाँ, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को ही क्या कहते हैं, उसकी परमाणुकता कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ, देखिए जैसे नाइट्रोजन है, अगर इसको हमने लिख दिया N2 तो इसके बेस में हमने क्या लिखा 2, तो यानी कि इसके जो अणु में जितने परमाणु उपस्थित हैं वो कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी परमाणुकता भी क्या होगी, 2 होगी। आई बात समझ में। हाँ, ऐसे ही मान लीजिए हमने ऑक्सीजन को लिखा O2 तो इसके बेस में क्या लिखा हमने 2 लिखा, तो यानी कि 2 लिखा है तो इसके परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 2 होगी। हाँ, तो कुछ इसी प्रकार से है कि परमाणुकता। इसके बाद हमारी हेडिंग है अगली, संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता, देखिए मान लीजिए कोई एक तत्व है और उस तत्व के एक परमाणु ने, तत्व में पहले क्या होता है, अणु होता है, फिर उस अणु में कई परमाणु होते हैं। तो एक तत्व है, मान लीजिए उस एक तत्व के एक परमाणु ने जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए या इलेक्ट्रॉन लिए या उन इलेक्ट्रॉनों को साझा किया, तो इसी इलेक्ट्रॉनों की साझा को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजकता कहते हैं, ठीक। देखिए, ये मान लीजिए कोई एक तत्व है, उस तत्व में एक परमाणु जो होता है वो एक परमाणु ने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए, जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए या ग्रहण किए या इलेक्ट्रॉन साझा किए, तो जितने इलेक्ट्रॉन उसने साझा किए उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं, ठीक। डेफिनेशन देखिएगा, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा, है ना, किसी तत्व का एक परमाणु है, उसके द्वारा त्यागे गए, ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। हाँ, किसी एक तत्व के परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए, त्यागे गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ, संयोजकता बोलते हैं, यही होता है संयोजकता। अब बात ये आती है कि कौन सा तत्व कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कितना इलेक्ट्रॉन साझा करता है या कितना इलेक्ट्रॉन देता है, ये सारी चर्चा अब हम पढ़ेंगे एक एक तत्व के उदाहरण को देख के कि कौन सा तत्व
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन देता है या कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इन सारी चीजों को हम उदाहरण से, फॉर्मूले के तौर पे उदाहरण देख के समझेंगे, है ना। तो ये आज के लिए इतना ही। अब इन सारी चीजों को जो बाकी हैं इसको हम खत्म करेंगे अगले पार्ट में। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।